गुमला से पूर्व प्रत्याशी निशा भगत चुनाव लड़ चुकी है और लगातार कई बातें बोलते हैं लेकिन विवादों में रह जाती है। निशा जी, आप कुछ भी बोलते हैं विवाद हो जाता है। आप आदिवासी को लेके बोलते हैं, अगर ये रेल टेकर जो आंदोलन किए थे, तुम बात आखिर विवाद में आखिर क्यों आ जाते हैं आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार, जय धर्मेश। चूँकि सच कड़वा लगता है और ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला इस राज्य में आदिवासियों का जो हक और अधिकार लगातार मारा जा रहा है और शोषण हमें किया जा रहा है, ये आवाज़ अगर उठा रही हूँ और लोगों को लगता है कि विवाद हो रहा है, तो विवाद होना चाहिए। विवाद की बात करें, लेकिन आपकी बातों को लेके आपने जैसे कुछ कहा आदिवासी के बारे में, जो जेल कैंप के सुप्रीमो थे जयराम महतो, उन्होंने आपको पार्टी से निकाल दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जब मैं ईसाई समुदाय को लेकर के लगातार मैं घेरने का काम कर रही थी, उस समय भी उनसे बात हुई थी कि और मीडिया से उन्होंने बात किया था कि निशा भगत दीदी जो है अपने समुदाय के लिए लड़ रही है, वो एक समुदाय की बेटी है। सरना समाज की बेटी होने के नाते वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रही है और इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि सभी धर्म को लेके चलने वाला ये पार्टी है और उन्होंने ये इस बात को डिनाई किया। और दूसरी बात है कि जिस समय में नगड़ी का प्रकरण हुआ, उस समय में हम आदिवासियों में इतनी आक्रोश थी कि आदिवासियों की आत्मा होती है जमीन, और जमीन बचाने के लिए लगातार हमारा झारखंड के आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो संघर्षरत है। और ऐसे में आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए जमीन बचाने के लिए गई थी उस समय में हमारे राज्य के जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको भी मैंने कहा था घर में घुस के मारूंगी। जिस समय अमर्यादित बयान थी, जिस समय में मैंने ईसाई समुदाय के बारे में कहा था, उस समय तो इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जैसे कुर्मी समुदाय को मैंने कहा कि कुर्मी समुदाय जो है किसी कीमत पर आदिवासी में शामिल नहीं हो सकते, आदिवासी पैदा होना पड़ता है, आदिवासी बना नहीं जाता। तो इनको एक आदिवासी बेटी से इसलिए इस तरीके का एक्शन उनके लिए लेना पड़ा क्योंकि वो कुर्मी समाज से बिलोंग करते हैं। और कुर्मी समाज महतो समाज का मान रखने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझसे वार्ता नहीं करते हुए मुझे मेरी जगह दिखाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जो है निष्कासन पत्र दिया गया। तो अगर वो पीएचडी होल्डर है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं और जेल कैंप के सुपर हीरो के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पीएचडी होल्डर ये कैसे गलती कर सकता है कि टिकट देने के समय सुश्री निशा कुमारी भगत होती हूँ और जब मुझे निष्कासित किया जाता है तो श्रीमती निशा भगत। तो ये छवि और मानसिकता इन लोगों का दिखता है कि लगातार आदिवासियों के विरोधी ये रहे हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर उनके कौम की बात हो, उनके समुदाय की बात हो, अगर वो लड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? क्या ये जेल कैंप पार्टी कुर्मी की पार्टी है? तो नहीं, आप मान रहे हैं कि ना जिसे आप पे करवाई हो, तो आप अब मानने लगे कि जेल कैंप जो है वो सिर्फ कुर्मियों महतो की पार्टी है? ये मैं नहीं मान रही हूँ, ये पूरा झारखंड राज्य मान रहा है, क्योंकि अगर एक आदिवासी बेटी अगर आदिवासी के हक और अधिकार और आदिवासी में शामिल होना चाहेंगे तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो वो अपने समाज का वो सपोर्ट करते हुए अपने पार्टी से वो निकाल दिए। तो वो जनता तो समझ रही है ना, जनता तो मूर्ख नहीं है। जनता लगातार जिस तरीके से क्षेत्र का विकास हो रहा है वैसे ही हमारे लोगों का डेवलपमेंट भी हो रहा है और वो मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो समझ रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो है अन्य समुदाय के लोग जो है हमारे में हावी हो रहे हैं। आप देखिए कि धर्मांतरित ईसाई भी हमारा हक अधिकार लगातार खा रहे हैं। ऑलरेडी जो अधिकार हमें मिला है उससे हम वंचित हो रहे हैं और धरातल पे हमें जो बुनियादी सुविधा मिलनी चाहिए वो बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है। ये आप ताज्जुब कीजिएगा कि गांव में आप मीडिया है और चौथे स्तंभ है इस भारत के, तो आपको गांव में देखने को मिला होगा कि किस तरीके से आदिवासी और मूलवासी जो है जंगलों में रहते हैं। सड़कें नहीं है, अभी वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती है, नदियों में पुल पुलिया नहीं बना हुआ है और आज भी अच्छा स्वच्छ पानी पीने के लिए लोग तरसते हैं। ऐसे में समृद्ध लोग अगर आदिवासी बन जाएंगे तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि भारत में जितने भी समुदाय के लोग हैं, आप देख लीजिए क्रिश्चियनिटीज में देख लीजिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी घुस जा रहे हैं और आदिवासी का आरक्षण ले रहे हैं। आप देख लीजिए कि
साहिबगंज की तरफ से उधर से शुरू करेंगे तो देखिए कि हमारी जितनी भी आदिवासी महिलाएं हैं उनको बरगला के फुसला के मुस्लिम से शादी कर ले रहे हैं सिर्फ जमीन और यहाँ के हक और अधिकार के लिए। कई लोग जो है मुखिया का चुनाव, कई लोग जिला परिषद का चुनाव, आप देख लीजिए कि धर्मांतरित कई लोग हैं जो 81 में से जो 28 सीट आदिवासियों का आरक्षित सीट है उसमें से 10 सीटों में धर्मांतरित ईसाइयों की सीट है। मैं लगातार कह रही हूँ जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब दिल्ली के लाल किला से कहते हैं कि धर्मांतरित रोकना है, धर्मांतरण को रोकना है इस भारत में, तो ये हमारा झारखंड को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आज हमारा पूरा आदिवासी समुदाय के नेता लोग जो हैं, जो आदिवासियों का जो वोट बैंक को उनको ठगते हैं, फुसलाते हैं, लेकिन उनको अधिकार क्यों नहीं देते? विषय तो ये है ना कि धरातल पर आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए क्यों तरस रहे हैं? निशा जी, सवाल ये है ना कि जिस महतो एकजुट हो रहा है तो आप लोग क्यों नहीं एकजुट? आदिवासी जितने संगठन वो एकजुट क्यों नहीं हो रहा? ये तो केंद्र सरकार को फैसला करना है कि किसको क्या दर्जन है। आप लोग जैसे महतो एकजुट हो रहे, उन्होंने जाके जंतर मंतर पे धरना दिया, तो आप लोग भी एकजुट क्यों नहीं होते? क्यों विरोधाभास होता है? ये आप मानते नहीं विरोधाभास होता है? कई संगठन अपने पे बैठक करती है लेकिन एकजुट होकर नहीं, इस फैसले को लेके एकजुट अब फैसला हो, ये उनका विरोध कीजिए। देखिए, आदिवासी समाज जो है लगातार जो है उलगुलान करते रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में वर्तमान के जो माननीय मुख्यमंत्री है, वो आदिवासी बेटा तो है, लेकिन वो जो इर्द-गिर्द घिरे हुए हैं गैर आदिवासियों से। अब देखिए ना, माननीय मुख्यमंत्री जो है बरहेट से चुनाव लड़े हैं। बरहेट क्या आदिवासी क्षेत्र है? वो उनको लगता है कि आदिवासी क्षेत्र से मैं नहीं जीत के आया हूँ, मैं आदिवासी क्षेत्र से मुख्यमंत्री नहीं बना हूँ, तो इसीलिए वो जो है हमारे आदिवासियों को लगातार दरकिनार करते आ रहे हैं। आप देख लीजिए ना, इस झारखंड की वास्तु स्थिति देखिए कि उनके पिताजी स्वर्गीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का देहांत हुआ, वो भी इस राज्य के पूर्व के मुख्यमंत्री रहे। दूसरी टर्म में माननीय हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल चल रहा है। माननीय हेमंत सोरेन जी की पत्नी विधायक है, उनका भाई विधायक है, उनके भाई की पत्नी विधायक है। इसके बावजूद उनके पिताजी के जाने के बाद, देहांत होने के बाद उनके गांव का विकास हो पाया है। तो ये लगातार हमारे आदिवासियों ने ही आदिवासियों को छलने का काम किया है। यहाँ की खनिज संपदा, यहाँ का जो स्वशासन लागू होना चाहिए था। आप देखिए कि पेशा अधिनियम कानून जो है, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने लताड़ा इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को, लेकिन इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है, क्योंकि वो स्वशासन लागू करेंगे तो उनको पता है कि स्वतः जो कोयला, बालू, यहाँ की जितनी भी खनिज संपदा है वो ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के अंदर आ जाएगा, तो उनका जो स्वामित्व है वो खत्म हो जाएगा। तो जब लोभ और लालच से जो चंद राजनीतिज्ञकारों की वजह से आज हमारा जो आदिवासी समुदाय है लगातार पीछे जा रहा है। अगर मैं इस सरकार को अगर गाली दे रही थी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रही थी, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी को कह रही थी, तो उस समय जेल कैम ने एक्शन क्यों नहीं लिया? और रही बात कि ये लोग कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ने के बाद ये एक्शन ले रही है कि स्कॉर्पियो जितनी भी चीजें कह रही है, तो मैंने इस बात को ऑलरेडी संगठन में कह दिया था, लेकिन संगठन ने कभी एक्शन नहीं लिया। और रही बात कि गुमला के जो जिला के अध्यक्ष हैं रघुनंदन उरांव, रघुनंदन उरांव तो लिखते हैं लेकिन कन्वर्टेड ईसाई हैं और वो चर्च के पादरी हैं और साथ ही जेल कैंप पार्टी के जिला के अध्यक्ष हैं। उनको मैंने किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं दिया, कभी किसी तरह का कुछ ऐसा कहा नहीं। इलेक्शन के पीरियड में अचानक से मुझे टिकट ये लोग देते हैं, ना वहाँ का जिला का अध्यक्ष वहाँ का सूद लेता है, ना ही केंद्र के लोग सूद लेते हैं, क्योंकि मैंने किसी भी तरह का कोई भी खर्च नहीं किया था। और चूंकि मेरे को एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हूँ और मेरे पास इतनी धन संपत्ति तो है नहीं कि किसी को तो लूटा नहीं। आपने देखा होगा कि संतोष महतो जैसे निर्लज आदमी जो कहता है कि अगर मैं इसको उठा के लेके आया, बर्तन मांज रही थी। मैं एक ढाबे की, रेस्टोरेंट की ऑनर हूँ
और वहां में मैं नाचूं कि झाड़ू लगाऊं या तो फिर वहां बर्तन धोऊं, ये मेरा टेरिटरी है। अगर लगेगा कि गेस्ट को सर्विस देना है, अगर मेहनत करना कोई बुरी बात है, तो ये लोग जो है लगातार, एक लड़की है और वो भी आदिवासी, इसीलिए अनर्गल किसी भी तरह का बयान दे करके लगातार मुझे डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संतोष महतो के बारे में मैंने टाइगर जयराम महतो को बात पहुंचवाई थी, सुशील मंडल जो है स्पोक पर्सन, नेशनल स्पोक पर्सन, उसके माध्यम से। तो इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया था और अनर्गल चीजों को अभी अपने जो महतो है उसको सपोर्ट करते हुए इस तरीके का अनर्गल बयानबाजी करके मुझे जिस तरीके से डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन लोगों को लगता है कि आदिवासी समुदाय के लोग जो होते हैं, अंग्रेजों के साथ में मिलकर के इन लोगों ने जब षड्यंत्र रचा था 1831 में, वीर बुधु भगत जी ने कोल विद्रोह किया था, उस समय से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। हमें ये लोग बुड़बक समझते हैं, आज से नहीं। निशा जी, तो क्या लगता है कि अगर आप धर्मांतरण की मुद्दा उठाते हैं तो जितने भी आदिवासी लीडर आपका साथ नहीं दे रहा है, आखिर क्यों? आप जैसे धर्मांतरण की बात करते हैं सब चुप्पी साध लेते हैं, आखिर क्या लगता है ये आखिर क्यों बचा हुआ है? देखिए धर्मांतरण का मुद्दा जो कि 2017 में धर्मांतरण बिल लागू किया गया था झारखंड में प्रखरता से, और दिल्ली में भी कहते हैं कि धर्मांतरण को रोकना चाहिए, लेकिन जो नेता हैं जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए होते हैं, लेकिन इस लोकतंत्र में सब संविधान की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक जिनविनली जो हक और अधिकार मिलना चाहिए इस विषय को लेकर के सब मौन रहते हैं। और कल सभी लोगों को पता चलेगा कि समाज के परिप्रेक्ष्य में यदि पार्टी परिप्रेक्ष्य से भी ऊपर क्या है तो समाज है, और समाज के लोगों के द्वारा जो प्यार और सम्मान दिया जा रहा है, कल पता चलेगा लोगों को कि समाज की बेटी हूं कि नहीं है। चूंकि समाज को एकत्रित होने की बात जो कह रहे हैं, वो हमारा ऑलरेडी समाज एकत्रित है। इन लोगों का इतिहास देख लीजिए, हमारा इतिहास देखिए। अंग्रेजों से भगवान बिरसा मुंडा जी लड़े, सिद्धू कान्हू लड़े, सिंगनी कैली दई लड़ी, वीर बुधु भगत जी लड़े। अरे ऐसे कई अनगिनत हमारे वीर सपूत पैदा हुए जो कि इस भारत के परिप्रेक्ष्य में, इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में लगातार लड़ते रहे। लेकिन अभी की जो नीति और सिद्धांत जो है लोकतंत्र की इस बहुत सुंदर वातावरण के बावजूद लोग सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करने में लगे हुए हैं, चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राज्य के विधायक हो, चाहे राज्य के मंत्री हो। अब देखिए कि मैं इरफान अंसारी साहब को क्यों इतना ज्यादा बोली कि घर पे घुस के मारूंगी। वो लगातार आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं, लगातार आदिवासियों का हनन कर रहे हैं। आपने बोकारो वाला कांड देखा होगा, एक आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की जाती है जो नहा रही थी तालाब में, और उस लड़के को अगर गांव के लोग जो है पीटते हैं, और पीटने के बाद में जो है प्रशासन आने के बाद जब लेके जाती है हॉस्पिटल, तो उस दौरान जब मृत्यु हो जाती है तो इनको कहा जाता है कि मॉब लिंचिंग। ये जो इरफान अंसारी साहब है जो डॉक्टर के नाम से, डॉक्टर आला पहनने से कोई डॉक्टर नहीं होता। आप पे तो कई उनके जो कार्यकर्ता है, आप पे तो एफआईआर दर्ज करवा दी है। तो एफआईआर दर्ज कराया गया था। उस समय में जेल कैंप कहाँ था? जिस समय में हमारे आदिवासियों का शोषण करने वाले मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, ये सब लोग जब उनके चमचे जो हैं, जो अपने जात के नाम पे, जो अब चमचेगिरी के नाम पे इन लोगों ने जब केस किया, तो ये जेल कैंप कहाँ था? उस समय तो इन लोगों को वाहवाही मिल रही थी, क्योंकि निशा भगत जो है, निशा भगत का जो नाम है वो जेल कैंप के साथ में नाम बढ़ रहा है। ये जो कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि निशा भगत को कांग्रेस में थी तो कांग्रेस ने कहा कि मैंने बढ़ाया, जेल कैंप के जो लोग हैं, नौसिखवा लोग हैं, वो कह रहे हैं कि निशा भगत को हमने बढ़ाया, इसको कोई जानता नहीं था। तो इन लोगों को कौन जानता है टाइगर के अलावा? और ये टाइगर 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 क्या कह रहे हैं? टाइगर टाइगर आदिवासी समुदाय के साथ तो आपने भेदभाव कर दिया। आप देखिए कि एक तरफ टाइगर सूर्य नारायण हांसदा भाई की जब गोली मारकर फर्जी इनकाउंटर किया जाता है, उस समय में ये जेल कैंप के सुप्रीमो और जो जेल कैंप का प्रवक्ता है विजय सिंह, इन्होंने क्या कहा था आपकी मीडिया में, आप ये बयान सुन लीजिएगा। इन्होंने कहा कि टिकट तो दिया लेकिन वो क्रिमिनल है कि नहीं हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते।
तो आप इस लोकतंत्र के इस खूबसूरती में जो चुनाव उन्होंने लड़ा, उस समय तो वो दागदार नहीं थे, लेकिन जिस समय उनकी हत्या पुलिस के द्वारा कर दी गई तो एक बैग पीछे हुए। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो उसके घर पहुंच गए और जाकर के वहां फोटो खिंचवा लिए, उसके बाद में पूरा सबको बोल दिए कि सीबीआई जांच होना चाहिए। उसके बाद जादू महतो अपने जमीन को जो अधिग्रहण किया गया था कंपनी के द्वारा, तो उनको मुआवजा नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने आग लगा लिया। 24 से 48 घंटे में ये जयराम महतो का आदमी है बोल करके उसको न्याय दिलाता है। और यहाँ पर मुझे भी पता था कि यहाँ पर जो है कैंडल मार्च निकालने वाला था, क्योंकि एक दिन पहले हम लोगों ने समाज के साथ कैंडल मार्च निकाला, दूसरे दिन कैंडल मार्च इन्होंने क्यों नहीं निकाला। और जिस दिन मैं सूर्य नारायण हांसदा भाई की मां और पत्नी के साथ में जेल के पार्टी का जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, आपने देखा होगा कि अमित मंडल था, आपने देखा होगा कि सूरज सिंह थे और मैं थी, वहां पे कोई महतो क्यों नहीं था। ये सब कुछ ना दिखता है, ये सब कुछ दिख रहा है। और अगर मेरा वाला था, क्योंकि एक दिन पहले हम लोगों ने समाज के साथ कैंडल मार्च निकाला, दूसरे दिन कैंडल मार्च इन्होंने क्यों नहीं निकाला। और जिस दिन मैं सूर्य नारायण हांसदा भाई की मां और पत्नी के साथ में जेल के पार्टी का जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, आपने देखा होगा कि अमित मंडल था, आपने देखा होगा कि सूरज सिंह थे और मैं थी, वहां पे कोई महतो क्यों नहीं था। ये सब कुछ ना दिखता है, ये सब कुछ दिख रहा है। और अगर मेरा कोई कसूर होता तो आप एक शब्द बात कर लेते। मैं इतनी बड़ी कोई क्रिमिनल तो नहीं थी। एक समाज के लिए जिस तरीके से आप कुर्मी समाज को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से मैं अपना समाज को सपोर्ट कर रही हूं, वो तो आपको पता ही था। तो जब आप बात कर सकते थे तो क्यों नहीं बात किया, एक मैसेज क्यों नहीं डाला, किस बात का डर था। निशा जी, तो लगता है कि अगर बीजेपी के भी लीडर जो ट्राइबल है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी कहा है कि सूर्य हांसदा का फेक इनकाउंटर हुआ, और कई लीडर ने कहा है आदिवासी ने, लेकिन क्यों नहीं जोरदार विरोध होता है, क्यों कहाँ चूक हो जाती है। कहते तो हैं पर्सनल में कि नहीं फेक इनकाउंटर हुआ है, उनके 500 बच्चे को उन्होंने पढ़ाते थे, 24 उन पे केसेस थी, कई ट्रायल हो चुका था। आखिर क्यों उनको लेके अगर फेक इनकाउंटर हुआ है तो समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग जोरदार विरोध क्यों नहीं किया, क्यों नहीं प्रदर्शन सब मिलकर, क्यों आखिर क्यों, कहाँ चूक हो जा रही है समाज से। देखिए, चूंकि खेती बाड़ी का जो ये सीजन है, उसमें सबसे बड़ा जो है हमारे आदिवासियों के लिए खेत सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, जो जीवन का सबसे कहा जाए कि शरीर में अगर सांस है तो शरीर चलता है, वैसे ही इस राज्य में रहने के लिए हमारे लिए खेत बहुत जरूरी है। और अभी बारिश का मौसम रहा और आपको अभी दिखेगा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि खेत खलिहान का जो रोपा रोपने का काम समाप्त हो चुका है। आदिवासी समुदाय को लगातार जो जब दबाने की कोशिश हेमंत सोरेन जी के द्वारा की जा रही है, क्योंकि इस हत्या में भी उन्हीं के जो विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा का नाम लगातार प्रखरता से आ रहा है, क्योंकि अ, आपने सुना होगा कि रूपा तिर्की प्रकरण हत्याकांड में भी उनका नाम शामिल था, लेकिन वो एक विधायक प्रतिनिधि, एक माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि होने के कारण लगातार बचते हैं। पंकज मिश्रा एक पत्थर व्यवसायी है, और यदि ऐसे ऐसे दलाल और बिचौलिए जो कि इस झारखंड के खनिज संपदाओं का जो है आयात और निर्यात करने वालों के इर्द गिर्द जब तक हेमंत सोरेन जी रहेंगे और लालच ना छोड़ करके आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि लगातार हमारे आदिवासियों का शोषण होगा, क्योंकि हमारे आदिवासियों को हर तरह से डराया गया है। आप गांव-गांव में जाके देखिएगा, जब धर्मांतरण किया जाता है तो इस राज्य में आप देख लीजिए कि सीएनटी स्पीटी एक्ट जो कि लागू है, उसका उल्लंघन जब मंत्री कर रहे हैं, विधायक कर रहे हैं, इस वर्तमान का सरकार भी कर रहा है। आप देख लीजिए कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी आज देखिए जेल में दिखाई दे रहे हैं। आज उनके पास जमीनें और कारोबार इतना बढ़ गया है कि आदिवासियों की जमीनें कौन लूट रहा है, ये सरकार और ये प्रशासन ही तो लूट रहा है। तो किससे आदिवासी लड़ेगा। आदिवासी ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये जो राज्य है, सीधा संपर्क साधता है राष्ट्रपति से, लेकिन राष्ट्रपति जो है कि विपक्ष में, यहाँ पे अगर बीजेपी है तो विपक्ष में बीजेपी को आना चाहिए। और मैं लगातार कह रही हूं कि अगर बीजेपी अगर इसमें नाकाम हो रही है तो हमारी जो जनता है, तो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को उखाड़ के फेंकने का और विपक्ष का रोल करने का आज समय आ गया है कि आदिवासी और मूलवासियों को एक होना होगा।
और एक होकर के अपनों के बीच में ही बाहरी लोग हैं। ये बाहरी भीतरी का खेल जो है ना, बाहर से लोग आ रहे हैं, कमा करके जा रहे हैं अच्छे से, लेकिन आज कमाने वालों को भी दिक्कत हो रहा है। ये लोग क्या करते हैं कि कमाने वाले लोग आते हैं, उनसे भी 4 पैसा मांग लेते हैं। कहां से आदमी काम कर पाएगा? कोई आदमी आना क्यों चाहेगा झारखंड में? झारखंड आज इतना खून गुंडागर्दी और मवालियों का अड्डा हो गया है कि आज लोग झारखंड को इतना प्रख्यात रूप से जानते हैं कि एक तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र, एक तो गुंडा मवालियों का क्षेत्र। रंगदार लोग लगातार देखिएगा, कोई AK-47 लेकर के वीडियो बना दे रहा है, कोई किसी का एनकाउंटर देख रहे हैं, अभी फर्जी एनकाउंटर। अरे उन लोगों का एनकाउंटर कीजिए ना जो वाकई आपके इर्द गिर्द, इस झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जितने भी लोग इस झारखंड का सौदा कर रहे हैं, इनका एनकाउंटर होना चाहिए, इनका सिंदरा होना चाहिए। अब समय आ गया है आदिवासियों को कि जागने का, और मुझे पूर्ण विश्वास है, आज ही देख लीजिए ना, आज मेरे खिलाफ में अनाप शनाप बकने वाला अजय तिर्की, वो तो आपको बहन बोलने लगे, अब बोलने लगे क्यों? क्योंकि देखिए ये परिवर्तन आता है, तो ये परिवर्तन होता है जब बुद्धि, जब दिखता नहीं है लोगों को ना, जब अंधे होते हैं ना, जब लोगों को डर सताने लगता है ना, तो अच्छी चीजें दिखने लगती है। क्योंकि आज तक ऐसी आदिवासी लड़कियां कभी प्रखरता से बोली नहीं, और जो बोलती है उनको दबाया जाता है। जब मैं झंडा प्रकरण के लिए निकल रही थी, जिस समय निकलने वाली थी उससे आधा घंटा पहले ये सब अनर्गल फोटोबाजी और हमको धमकी दिया गया था, लेकिन मैं डरी नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी डरेंगे तो समाज मेरा बहुत पीछे चला जाएगा, और मुझे शायद कभी भी राजनीति में जो काम करने के लिए मेरा जो दिल और जमीर गवाह नहीं देगा कि जो समाज की लड़की नहीं हुई वो क्या ही राजनीति में आकर के करेगी। तो ये जिसका जमीर खत्म हो गया है वही झारखंड को बेचने का काम कर रहा है। जिसकी आत्मा मर चुकी है, जो अपनी माँ को बेचने का काम कर सकता है, उसका जमीर कहाँ होगा? यही विषय है कि अपनी माँ का सौदा जो कर सकता है, ये जल जंगल जमीन, हमारा माटी जो है हमारी माँ है, हम प्रकृति पूजक है। आप देखिए ना, कुर्मियों का पूरा प्लेस देख लीजिए, कंपनी पे कंपनी बस गई, उजड़ गया है। वहां जब कोयला, आप क्यों नहीं आंदोलन किए? आप जब अपने आप को कुर्मी, जब आदिवासी कह रहे हैं, तो इस झारखंड राज्य को बचाने के लिए आपने क्यों नहीं प्रयास किया? आज जबकि ग्राम सभा को पारित करने के लिए, पेशा अधिनियम कानून के लिए मैं पैदल चल के आई थी गुमला से रांची तक, राजभवन में माननीय राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए, तो राज्यपाल से मिलने के बाद वो चले गए। आदिवासी बेटी वहां पानी में नीचे में बैठी हुई थी, लेकिन ये जयराम महतो ने सुध नहीं लिया और यहाँ पे भेज दिया था देवेंद्र नाथ महतो को, और उन्होंने कहा कि हमें तो सुबह का 9 बजे का अपॉइंटमेंट मिल गया था, एंजल लकड़ा ने अपॉइंटमेंट ले लिया था। तो जब सुबह में इन लोगों के द्वारा आया ये देवेंद्र नाथ महतो, तो अंदर से पता चलता है हमें राज्यपाल के भवन से कि ये लोग तो कल ही आए थे, लेकिन आपके विषय में चर्चा नहीं किया गया। ये मुझे बताएंगे कि आदिवासी विरोधी है कि नहीं है? मैं कभी किसी ने इसी वजह से नहीं बोली कि शायद ये जो कम एज का लड़का है बहुत चीजों को संभाल रहा है, तो कितना ही संभाल पाएगा, लेकिन इन लोगों में तो कट्टरता बसी हुई है। निशा जी, पार्टी से निकलने के बाद आप उनके समर्थक ही आपके जो पर्सनल फोटो है उसको वायरल कर रहे हैं, ऐसे बुरा तो लगता हो? आप उस पार्टी में थी। देखिए, इनको किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत होती तो ये लोग ना जरूर से जरूर एक आदिवासी बेटी का मान रखते हुए चीजों को, लेकिन इन लोगों को मजा आ रहा है कि एक आदिवासी बेटी को कैसे डाउन करना है, कैसे गिराना है। तो इन लोगों का प्रयास जो है निरर्थक रहेगा। अनर्गल बातें करने वालों से मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जानती तो मैं संतोष महतो के भी बारे में हूँ, जेल किस लिए गया था, अग्रवाल लड़की ने क्यों जेल भेजा था, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती हूँ। और अनर्गल बातें जितने भी लोग कह रहे हैं पूरे झारखंड में जयराम महतो के लिए, मैंने कहा क्या, दीदी बोला था, तो एक दीदी होने के नाते मैंने मान रखा, मैंने विश्वास रखा था कि अगर मुझे आप भाई बहन का रिश्ता है तो आप एक फोन तो करिएगा ना कि दीदी ऐसा हो गया, क्यों किया। आपको तो हर एक बात का, जैसे कि संतोष महतो पैसा मांगा, ये बात हमने पहुंचवाया। आपको अगर इस समय बुरा लग रहा है कि मैं इतना बड़ा जो बवंडर बात बोलती हूँ, तो डुमरी विधानसभा का इलेक्शन में जयराम जब लड़ रहा था तो मुझे बुलाया जब गया था,
तो मैं वहां के जो जेएमएम की प्रत्याशी थी उनके बारे में कह रही थी, चाहे बेरमो के प्रत्याशी जो अनूप सिंह हैं उनके बारे जब कह रही थी, खुले मंच से जब गाली दे रही थी, तब ये लोग कहाँ था? अपने फायदे के लिए तो निशा भगत जो कह रही है वो दीदी है, हमारी दीदी है, हीरोइन थी। और हमारे में क्या कमी रह गया था? हमने क्या बोला था? कुछ ऐसा गलत काम किया था पार्टी के परिप्रेक्ष्य में? आप तो जो फिर जो आप आवाज उठाती हैं आदिवासियों को लेके, उन्हें वो आपने कहा कि अब महतो की पार्टी बने हुए हैं, और जब दिल्ली में जंतर मंतर में धरना होता है ये तो गायब रहते हैं, कहते हैं कि तबीयत खराब है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में जब पेशा अधिनियम कानून लागू करो कहा जाता है और आंदोलन किया जाता है, तो ये अक्सर विरोध क्यों करते हैं? ये कहते हैं कि हमारी बाईसी प्रथा को शामिल करो, उसके बाद ही पेशा अधिनियम कानून जो है यहाँ पे स्वशासन लागू हो सकता है। ये जानते हैं कि इनका जो कल्चर है, अपना बच्चा पैदा होता है ना, तो उनके संस्कार अलग होते हैं। भेलवा फरी क्या ये लोग करते हैं? डंडा कटना, भेलवा फरी ये लोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं। जब हम लोग मर जाते हैं तब भी हमारा संस्कार अलग होता है। ये हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से चलते हैं। और कुड़माली जो है, जो कुड़माली एक भाषा नहीं है, एक बोली है। हिंदी हिंदी की एक बोली है। तो इनको समझना चाहिए कि आप जो है हमारे सरना समाज और चाहे आदिवासियों के जो पूरक हैं, हिंदू समाज कहा जाता है कि हम आकृति को भगवान नहीं मानते, हम प्रकृति को भगवान मानते हैं, हम पत्थर को भगवान मानते हैं। हमारा ये पूरा वायु, ये वातावरण, पेड़ पौधा हमारा भगवान ये है। हम उसको हमेशा संरक्षित रखे हैं। और वैसे ही अगर आपने मुझे अगर अनुग्रहित किया, आपने मुझे अनुसरण किया, आप हमारे कर्म को ही देख लीजिए ना, करम राजा को ही देख लीजिए कि किस तरीके से हम लोग करम राजा को अपने गांव के या तो फिर अपने क्षेत्र के करम राजा को पूजा करते हैं। उससे पहले पूरे गांव के देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। पहान, पुजार, बैगा, मानकी का हम लोग चयन कैसे करते हैं? हम लोगों का चयन करने का पद्धति क्या है? तो ये लोग एक दो त्योहार और ये सब 12 त्योहार ये सब गिनवा करके आप कहेंगे कि हम तो आदिवासी हैं, तो नहीं ना मान सकते। कभी आप क्षत्रिय बनना चाहते हैं, आप रांची के हैं भैया, आप रांची के हैं, तो आपने देखा है क्या बुट्टी मोड़? बुट्टी मोड़ देखा है ना? वहां पे कौन सा स्टैचू लगा है? शिवाजी जी का स्टैचू लगा। किसने लगवाया? इन लोगों ने आवाज उठाई थी, महतो समाज ने आवाज उठाया था कि हम क्षत्रिय का वंशज है और हमारे पूर्वज का यहाँ पर स्टैचू लगना चाहिए। तो आप इनका इतिहास देख लीजिए ना। कभी ये कहते हैं कि हम बहुत संपन्न है, हम गरीब नहीं है, हम आदिवासी का संज्ञान में नहीं आना चाहते हैं, हम क्षत्रिय के खून है, क्षत्रिय महासभा में जाते हैं, उसके बाद में इनके पूर्वज जो क्षत्रिय महासभा में जाते हैं, और आज कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। क्यों? क्योंकि जयराम महतो को यहाँ का झारखंड का सीएम बनाना है। और क्यों? तो यहाँ के झारखंड के जिस तरीके से चिछालेदर लीपापोती हो रही है, अगर इतना ही आप झारखंड के इतना ही हितैषी हैं तो अपने क्षेत्र से बाहर निकलिए, दक्षिणी छोटा नागपुर आइए, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या है। निशा भगत जी, अंतिम सवाल ये है, क्या आप फिर से कहीं कोई पार्टी में ज्वाइन करने वाले, क्या कुछ नया ठिकाना नई होगा? पार्टी, नो पार्टी, नो पार्टी। ओनली समाज के लिए काम करूंगी। अपने आदिवासी केंद्रीय सरना समिति के लोग जो कल स्वागत मिलन समारोह कर रहे हैं उसमें शामिल होकर के मैं अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में काम करूंगी। और इस यहाँ के झारखंड के मूलवासी और दीकू जो है यहाँ पे रहते हैं, जो अपना व्यवसाय करते हैं लेकिन उनको भी परेशानी होती है, मैं उनके लिए भी काम करूंगी। हर समाज के हर वर्ग के लिए काम करूंगी। आपने देखा होगा कि कोरोना में मैंने कभी नहीं देखा कि जो 5,000 लोगों को फ्री में मैंने खाना खिलाया था, वो भी सर्टिफिकेट देख करके। आपने देखा होगा कि अरगोड़ा में जो चाकू टोली है उसको गोद लिया था। तो ये मैं चाहती हूँ ना कि समाज के परिप्रेक्ष्य में, चाहे आप देख लीजिए ना, जमात जब था यहाँ पे इन पीढ़ी में, तो इन पीढ़ी तक को मैंने सेवा दिया है। आज ये लोग जो है चंद इरफान अंसारी जी के जो चेले चमचे जो कह देंगे तो मैं मान लूंगी क्या? इन लोगों की वजह से ही पूरा समुदाय को मैं घेर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ समुदाय में कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो कि तलवा चाटने के चक्कर में पूरे समुदाय को बदनाम करते हैं। आज वही हो रहा है। कुड़मी समाज अपना अधिकारवाद कर रहा है। हमारा जो आदिवासी समुदाय जो है, जो वाकई रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, वो अपना अलग बात कर रहे हैं। ईसाई समुदाय अपना लड़ रहा है।
तो ये लगातार धर्मांतरण के मुद्दा को आप उठाते रहेंगे, ये एकदम धर्मांतरण जब तक स्टॉप नहीं हो जाए, जब CNT-SPT एक्ट लागू हो गया है, तो यहाँ चर्चेस इतना बृहद पैमाने में कैसे बन गया, कैसे इतना सारा चर्चेस बन गया। गरीब आदिवासियों का शोषण करके आप धर्मांतरण करवा के, कभी शिक्षा के नाम पे, कभी स्वास्थ्य के नाम पे, तो इसका मैं लगातार विरोध करूंगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि आदिवासी का आरक्षण जो है, ईसाई समुदाय हो चाहे मुसलमान हो, जो देख रहे हैं आप कि कितना बांग्लादेशी और कितना हावी हो चुके हैं, उसका डेटा भी मेरे पास आ चुका है। चाहे हमारा CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन करने वाले वर्तमान के मंत्री और विधायक का भी मेरे पास में आ चुका है। समय आएगा और बहुत जल्द और जोरदार अपने समाज के साथ, और अकेले अभी तक थी और आने वाला समय में जो है ये पूरा झारखंड देखेगा कि आदिवासियों की ताकत क्या है। हमारे साथ निशा भगत जी, जिन तमाम मुद्दों को लेकर इन्होंने खुल के बात रखा, लगातार धर्मांतरण के मुद्दों को लगातार उठाते रहती है। सूर्या हंसदा प्रकरण को लेकर इन्होंने आवाज उठाई थी और नगरी प्रकरण को लेकर लगातार आवाज, इन हर मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात रखा है। लेकिन देखना होगा कि सरकार कब जगती, इन्होंने लगातार करके सरकार इस पर कब चेतना लाती है। जिन तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि किसान की जमीन है, नगरी वाला पे रिम्स 2 पे लगातार विरोध हो रहा है, लेकिन अभी तक सरकार से कोई आश्वासन उन्हें नहीं मिला है कि यहाँ पे जो रिम्स 2 नहीं बनेगा। इन तमाम चीजों को लेकर देखना होगा कि सरकार आगे कब तक जगती है। निशा जी, यंग भारत से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोगों का प्यार बना रहे, मिलता रहे, क्योंकि सरकार तो है, सुध नहीं ले रही है। एक न्यूज स्ट्रीम है जो कि दिल्ली तक मेरी आवाज को पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसे ही चौथे स्तंभ से मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि एक गरीब आदिवासी बेटी को लगातार ये जो मीडिया सपोर्ट करी है, इसके लिए तहे दिल से आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। जोहार करूंगी। जय धर्मेश्वर।